ग्लोबल विलेज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज हम हाजिर हैं। लाइव सेशन जो हमने एक सीरियल स्टार्ट की थी अबाउट रियल स्टेट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि जी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ये आज की जो वीडियो है ये उन तमाम क्लाइंट्स के लिए बड़े फायदेमंद है जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम उनको बताते जाएं कि मार्केट के अंदर दो किस्म के रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं। एक वो कंसल्टेंट है जो हमारा एक अदारा है जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज एक्ट है 1860, उसके अंडर जो है ना 1981 में हमारा एक अदारा रजिस्टर्ड होता है इस्लामाबाद में, जिसको हम कहते हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन। तो हम अपने तमाम क्लाइंट्स और तमाम इन्वेस्टर्स से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उनको पता चल सके कि एक रजिस्टर्ड डीलर के साथ और एक नॉन रजिस्टर्ड डीलर के साथ काम करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम आपको बताते जाएं कि जी पाकिस्तान में एक कानून है, सोसाइटीज एक्ट है। जो सोसाइटी एक्ट है बेसिकली ये वो वाली सोसाइटी नहीं है जो, चूंकि हम सेशन रियल एस्टेट का कर रहे हैं तो इस सोसाइटी से मुराद वो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ये सोसाइटी एक्ट जो हमारा लॉ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक 1860 सोसाइटीज एक्ट के अंदर 1981 यकम नवंबर को हमारे इस्लामाबाद के जो हमारे सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक अदारा रजिस्टर्ड करवाया जिसको कहते हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन पिछली 4-5 दहाइयों से इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और अपने तमाम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक अच्छी सर्विसेज दे रहा है। हम आपको बताते जाएं कि जब भी रियल एस्टेट की या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो टैक्स के हवाले से हो, इन्फ्लेशन के हवाले से हो, मार्केट का जो स्लम आता है या जो मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही होती है, तो इस टाइम हमारे इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो सदर हैं सरदार ताहिर साहब और जनरल सेक्रेटरी चौधरी जाहिद रफीक साहब, वो माशाल्लाह पिछले 4-5 सालों से इसके अंदर एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम इस्लामाबाद के रियल एस्टेट कंसल्टेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। हम आपको बताते जाएं कि इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 बात यह है कि जी जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से डील करते हैं तो अगर तो वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का रजिस्टर्ड मेंबर है, आप उससे सिंपल पूछने के जी आपकी ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या आपके पास कार्ड है, तो जैसे ही आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जिस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसकी हम आपको बताते जाएं कि जी इसके रजिस्टर्ड होने का तरीकाकार है। उसके लिए सबसे पहले आपका अपना ऑफिस होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब आपका अपना ऑफिस होगा तो फिर आपका एक रेंटल एग्रीमेंट होगा, वो अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तब भी उस सूरत में भी और अगर आप रेंट पे है तो उस सूरत में भी। इसकी जो क्वाइफ है रजिस्ट्रेशन की, ये सारे के सारे हम अपने इस इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के अंदर जमा करवाते हैं। तो उसके अंदर आपकी तस्वीरें लगती हैं, विटनेस लगती हैं, आपका टेलीफोन नंबर होता है, घर का एड्रेस होता है, तमाम क्वाइफ आपके मौजूद होते हैं। तो अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं तो कल को आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आ जाए तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव अगर आप देखें कि ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जो इस अदारे में रजिस्टर्ड नहीं है और उसने बिलफर्ज आपने उसके साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी और उस इन्वेस्टमेंट के बाद वो नवंबर स्विच ऑफ कर गया, शहर छोड़ के चला गया, तो आपको उसको ढूंढने के लिए जो है ना कोई इस तरह का खास रास्ता नहीं मिलेगा। उसके मुतबादल में अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट है कि जी अगर आपकी उसके साथ कोई अनबन हो जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई लेन देन में मसला आ जाता है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके आपको हम बताते जाएं कि अगर आप किसी ऐसा कंसल्टेंट रियल एस्टेट जो रजिस्टर्ड है और आप एज ए क्लाइंट आपने उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया, आपको उसके साथ अगर प्रॉब्लम आ गया तो आप हमारे जो IEA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जाहिद रफीक साहब या जो भी हों, बेसिकली हम ओहदे की बात करें तो आप जनरल सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दें और वो जो जनरल सेक्रेटरी वो मुतलका बंदे को खुद अप्रोच करके आपका मामला सेटल डाउन करवाने की कोशिश करेगा। हम आपको बताते जाएं कि जी कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अगर रजिस्टर्ड है और उसने किसी ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ डील कर लिया सॉरी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपना मौकफ लेके अगर उसके साथ कोई क्लैश आ जाता है तो वो नॉन रजिस्टर्ड डीलर जो है वो हमारी उस एसोसिएशन के पास नहीं जा सकता। एसोसिएशन सिर्फ उस बंदे के मसले को देखती है जो उसका ऑथराइज जो उसका रजिस्टर्ड डीलर होगा, उसके अलावा दूसरे बंदे को फैसिलिटेट नहीं करते। फिर हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट को बताते जाएं कि उनके लिए क्या फ़ायदा। अगर आप इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के ऑथराइज मेंबर हैं तो आपने किसी के साथ डील की है, देखें इसमें हम आपको बताते जाएं कि
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इस एक्ट है ना, ये इसके अंडर, इसके तहत जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना, आपने सेलर और परचेजर से दोनों से सेपरेटली 2% सर्विस चार्जेस जो है ना चार्ज करने। कितने परसेंट? 2%। सर ये मार्केट में है, एप्लीकेबल है ये 2%? उस पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कानून है जिसके अंडर हम रजिस्टर्ड है, उसमें ये है कि जी जो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी उसमें हम अपने क्लाइंट को कितने परसेंट सर्विस चार्जेस चार्ज करेंगे? 2%। 2% बोथ पार्टीज, सेलर और परचेजर को। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास दोनों पार्टीज है या सिंगल पार्टी है। अच्छा, ये जो 2% है, ये आपने इसमें से जो 50% है जो कि 1% बनता है, वो आपने चार्ज करना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। बयाने का एग्रीमेंट जो होता है उस टाइम आपने 50% चार्ज करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने किस टाइम चार्ज करनी है? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। सेम इसी तरह जो हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर कितना होगा जी? 3%। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर कितना है जी आपका? 3%। सेम फार्मूला है, फ्रॉम द बोथ पार्टीज, सेलर और परचेजर दोनों से आपने लेना है। अगर सेलर का कंसल्टेंट अलग है और परचेजर का अलग है तो अपने अपने क्लाइंट से लेंगे। सेम वही फार्मूला होगा। 3% का जो 50% बनता है, 1.5%, वो आपने लेना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ पोजीशन। फिर नंबर 3 इसमें आ जाती है एग्रीकल्चर लैंड। कौन सी? एग्रीकल्चर लैंड। इसके ऊपर जो है ना आपने चार्ज करना है 5%। कितना चार्ज करना है? 5%। और फार्मूला वही है, बोथ फ्रॉम द बोथ पार्टीज, टू साइड। ठीक है, ये बोथ पार्टीज किस लिए होता है कि मोस्टली होता ये है कि जी जो सेलर होता है वो एक और कंसल्टेंट के पास होता है और जो परचेजर होता है वो दूसरे के पास होता है। तो आपने अपने अपने क्लाइंट से चार्ज करना है, और बिलफर्ज दोनों क्लाइंट आपके, तो अपने दोनों से सेपरेटली चार्ज करना है। फार्मूला वही होगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि जब आप बयाने का एग्रीमेंट करते हैं तो आपने 50% चार्ज कर लेना, और जब आपकी ट्रांसफर होगी तो उस टाइम रिमेनिंग अमाउंट आपने चार्ज कर लेनी है। फिर आ जाता है जी रेंटल। रेंटल के ऊपर आपने क्या करना है? रेंटल के ऊपर आपने करना है जो भी आपका रेंट होगा, महीने का जो भी रेंट होगा, 1 मंथ रेंट। कितना जी? 1 मंथ रेंट। बिल फर्स्ट आपने कोई घर किराए पे लगाया 5 लाख रुपए के ऊपर, तो फार्मूला वही है, बोथ पार्टीज, जो टेनेंट है उससे भी आपने 1 मंथ का कमीशन चार्ज करना है, और जो ओनर है उससे भी 1 मंथ का कमीशन चार्ज करना है। अब आप ये अगर एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट देखें तो आपको ये फायदे नजर आ रहे हैं। आपने सवाल किया था कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में नॉर्मली जो है ना, ये जो 1% है ना, ये एक्चुअली क्लाइंट्स का कसूर नहीं है, ये हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का कसूर है कि हम लोग चार्ज नहीं करते। ये हमारे तल्लक बन जाते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो हम उनको 2 की जगह जो है ना 1% चार्ज कर रहे थे, 3 की जगह जो है ना 2% या 1%, इसी तरह 5% की जगह जो है ना वो 2-2.5-3% जो है ना चार्ज कर रहे थे। ये कानून आपको इजाजत दे रहा है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें, आपकी डील हुई और डील होने के बाद आपने अगर क्लाइंट के साथ ये तय कर लिया, उसकी आप एग्रीमेंट के विटनेस में मौजूद हैं, और डील क्लोज होने के बाद अगर वो आपको सर्विसेज चार्जेस नहीं देता, आपने एक एप्लीकेशन देनी है। किसको देनी है? आप हमारे जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको एप्लीकेशन पुट करेंगे। वो इंशाल्लाह ताला आपको ये आपका कमीशन जो है ना, जो आपका इनकम है, जो आपका हक है, ये वो आपको दिलवाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब पहले हम बात कर रहे थे क्लाइंट्स के लिए कि वो किन लोगों के साथ डील करें। उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो किन के साथ करें? रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के साथ करें। और जो अब हम अगर बात करेंगे कि जी यार बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमें रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हम रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें क्या फायदा है, ये आपको नजर आ रहे हैं। आपके इल्म में होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम खुद इस चीज़ को फेस करते हैं। हमारे ऑफिस की जो टीम है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो हम किसी दूर दराज एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे हम रेगुलर काम नहीं करते, तो उधर अगर हम किसी ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से काम करते हैं तो हमें बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो एक क्लाइंट के ऊपर क्या गुजरती होगी? उसके लिए तो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम तो फिर भी कोई ना कोई उस बंदे का सोर्स ढूंढते हैं या उसको किसी ना किसी रेफरेंस से पकड़ लेते हैं या उस तक अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन एक क्लाइंट के लिए उसको पहुंचना बड़ा प्रॉब्लम होता है।
आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है कि फलानी सोसाइटी की फलानी जगह की इंस्टॉलमेंट हमारे थ्रू जमा करवा लें, आपको इतने % डिस्काउंट दे देंगे। लोगों ने अभी रिसेंटली आपके इलम में हमारे इस्लामाबाद की हदूद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड किस चीज़ का था कि क्लाइंट्स ने ओवरसीज़ ने दूसरे शहर में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उन कंसल्टेंट को रब्ता किया और डिस्काउंट के लालच में, भाई डिस्काउंट या जो भी आपने लेना होता वो आपने लेना होता बुकिंग प्राइस के ऊपर, इंस्टॉलमेंट तो होगी कि प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर आप एज ए क्लाइंट उसके ऊपर भी डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ जो हाथ हुआ वो ठीक हुआ है। सॉरी टू से, कहने का मकसद यह है कि बिल फर्ज अगर डिस्काउंट मिल भी रहा है तो यार वो सोसाइटी दे रही है मुतलका कंसल्टेंट को, तो एज ए क्लाइंट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को। अच्छा, सोसाइटी भी हर डीलर को डिस्काउंट नहीं देती, सोसाइटी भी अपने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को डिस्काउंट देती है। तो होता ही क्या है, फिर बाद में जब आपकी 10,000 रुपये बचत के चक्कर में जब आप अपना 4 लाख रुपये किस्त का गवा बैठते हैं ना, तो फिर आप ढूंढते हैं लोगों को। अच्छा, जब आप ढूंढते हैं फिर आप इस्लामाबाद में अपना कोई रिश्तेदार ढूंढेंगे, कोई दोस्त ढूंढेंगे। अब उसके बाद जब ऑप्शन आएगा तो अगर तो वो मुतलका बंदा इस अदारे के साथ रजिस्टर्ड है तो फिर आपका जो कजन है, दोस्त है या रिलेटिव है वो आपको उस मुतलका बंदे को अप्रोच करके रिकवरी करवा सकता है। लेकिन आपने ऐसे बंदे के साथ डील कर ली कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसकी कोई क्या कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर कोई शनाख्त ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको वो जो 10,000 रुपये बचा रहे थे उस 10,000 के चक्कर में 4 लाख आपने गवा लिया। तो हम सजेस्ट करेंगे तमाम क्लाइंट्स को कि वो जब भी डील करें वो देख सुन के डील करें और वो ऐसे बंदे के साथ डील करें जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का ऑथोराइज मेंबर हो, रजिस्टर्ड मेंबर हो। जब भी वो रजिस्टर्ड मेंबर के साथ डील करेंगे वो एटलीस्ट अपनी अमाउंट के मतलब जो है ना टेंशन लेने से फ्री हो जाएंगे। दूसरी बात आ गई एज ए कंसल्टेंट जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? वो यही आता है कि हमने किसी ऐसे बंदे के साथ डील कर ली, हमारे साथ अपने जब से हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं हमारे साथ बड़े ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि जिसमें हमने किसी सोसाइटी का या किसी जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमने बंदे को अप्रोच किया, उसके साथ डील की। अब हमें पता भी है कि उसका ऑफिस है, हमने अपनी आंखों से उसका ऑफिस देखा, उसका लेटर हेड मौजूद था, ऑफिस मौजूद था, फर्नीचर था, सारा कुछ था, हमने कर लिया। जब डील होगी हमें नहीं पता था कि वो बैक एंड पे पैसे इकट्ठे कर रहा है। हमारी जो गलती थी वो ये थी कि हमने उसको ये नहीं वेरीफाई किया कि ये हमारी एसोसिएशन का मेंबर है या नहीं है। एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, उसने पैसे इकट्ठे किए तकरीबन कुछ 4-4.5 करोड़ का और उसके बाद गायब हो गया। अब मुझे ये बताएं कि एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर हमारे साथ हाथ हो सकता है तो क्या क्लाइंट के साथ नहीं होगा? तो इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, जो एक्चुअली मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जिस तरह बैरिए है या DH है, वहाँ पे भी एसोसिएशंस हैं, गुलबर्ग में एसोसिएशन है। आजकल तो वैसे जितनी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ है या प्राइवेट सोसाइटीज़ है उन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर डीलर्स कम्युनिटी बनी हुई है। तो अगर जब भी आप किसी ऐसी सोसाइटी में या किसी ऐसे एरिया में जाकर डील करें जो कि आपकी अप्रोच में नहीं है या आपके लिए नया है, इवन आपके लिए वो आपके मोहल्ले में भी क्यों ना हो, देखें अगर आपके मोहल्ले में भी एक नया प्रॉपर्टी डीलर आया, उसने आके अपना ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाने के बाद उसने आपके साथ और 10 और लोगों के साथ ट्रांजेक्शन की और उसके बाद गायब हो गया, तो आप क्या कर लेंगे उसका? तो बेहतरीन तरीका क्या है, अगर आप बहरिया में डील करते हैं तो बहरिया में भी उनकी एक अपनी एसोसिएशन है, वहाँ पे भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं। फिर इसी तरह DHA की अपनी एसोसिएशन है, पेशावर में है, कराची में है। हमारी ये जो हमारे इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो सदर हैं, ये हमारा जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है उसके भी वो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। उनके पास सिस्टम 2 सदारतें हैं, इसके साथ साथ उनकी तीसरी सदारत F8 मरकज़ की भी है। तो ताजर कम्युनिटी की जो अंजुमन ताजरान है F8 मरकज़ के। तो हमारी आपको जो सजेशन है, मेरा ख्याल अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है या कोई, वैसे आपको बताता जाऊँ कि इसके फ़वायद मतलब कि प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बताता जाऊँ, इसके अंदर होती है मजलिस आमला। कौन सी होती है? मजलिस आमला। मजलिस आमला होती है वो जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ती है, जैसे में हमारे सदर बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, राब्ता सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, और इस तरह से जो भी उसके अंदर अहदेदार होते हैं। फिर इसके अंदर आ जाती है कि इल्डर काउंसिल, काउंसिल ऑफ इल्डर्स, ठीक है, इल्डर्स। हाँ जी। ये जब हमारी मजलिस आमला इलेक्ट होके आती है, जो कि जिसको सारे लोग वोट देते हैं, हमारे जितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो अपनी एक जो है ना अहदेदार सारे मुंतखब करते हैं। अहदेदार फिर जो है ना आगे अपने ऊपर एक काउंसिल ऑफ इल्डर्स मुंतखब करती है, जो कि हमारे मोस्ट सीनियर प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, ये कह लें कि जिनको
ज़ुबानी सारा दस्तूर पता होता है, जिनको ज़ुबानी सारे मामला और उनके इतने एक्सपीरियंस होते हैं, जिरगा जो छोटे मोटे जो जिरगा आते रहते हैं कि वो पहले आपका मामला यहाँ चल रहा होता है, फिर उसके बाद अगर यहाँ हल नहीं होता ये रिकमेंड कर देते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स को, जो भी मामला हो। वो तो ज़ाहिर सी बात है हर केस टू केस वेरी करता है कि जी कौन सा केस किसने करना है। वो तमाम मेंबर जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होते हैं, वो हर मेंबर अहल है इस चीज़ का कि वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो डिपेंड करता है जो अंदर ग्रुपिंग होती है, जो आपकी क़यादत है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आप खुद एसोसिएशन को कितना टाइम दे रहे हैं। जितना मैक्सिमम आप टाइम देंगे एसोसिएशन को, उतना एसोसिएशन आप जो है आपको आगे प्रमोट करती जाएगी। तो इसमें अपॉर्चुनिटी होती है, अगर बिलफर्ज आपने आज तक अपनी ऑथराइजेशन नहीं ली हुई और आज से 5 साल बाद जाकर लेते हैं, तो आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपकी बरादरी है, वो आपको 5 साल बाद ये सोचना शुरू करेगी कि यार ये भी हमारा मेंबर है। आज बेशक आप प्रॉपर्टी का काम करते रहे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जितना मर्जी अच्छा कारोबार करें, लेकिन आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। तो हम तमाम उन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से दरख्वास्त करेंगे कि जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के मेंबर नहीं है, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि वो खुद भी और उनके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के जो नाजरीन हैं, जो हमारे आज के क्लाइंट और इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी और उसके साथ साथ जो हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के साथ काम ना करें जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड ना हो। थैंक यू सो मच।